अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। सबसे पहले माजरत कुछ ताखीर से आने के लिए, कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से आज हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा लेट हो गया। सबसे पहले जी बात करते हैं हुकूमती सूरत हाल की। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि चमगोइयां हो रही हैं, हिस्ब इख्तिलाफ, तमाम ही अपोजिशन जमातें सर जोड़ कर बैठी हैं और उनका ख्याल है कि बढ़ती हुई महंगाई और मुख्तलिफ जो क्राइसिस एंड चैलेंजेस का हम सामना कर रहे हैं उसके लिए जरूरी है कि अब वो हुकूमत गिरा दें। इसके लिए राब्ते किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वजीर आजम और हुकूमत वक्त भी इस वक्त मुतहरिक हैं और बड़ी तेजी के साथ अपने इत्तेहादियों के साथ राब्ते कर रहे हैं। सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि किस तरह एक मुश्तरका इजलास होने वाला है। कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास कल होगा और इसमें कौमी असम्बली से मंजूर शुदा लेकिन सेनेट से मुस्तरद बिलों को पेश किया जाएगा। राब्ते कर रहे हैं इस वक्त इमरान खान साहब अपने इत्तेहादियों से। लगता है कि बात कुछ बन रही है। सबसे पहले दिखाते हैं आपको ये पैकेज, ये रिपोर्ट, और उसके बाद इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट जनाब मजहर अब्बास साहब से। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। कहती थी गवर्नमेंट को गिरा दो, आज गई तो कल गई, परसों गई। हमारी ऑपोजिशन को पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, मशीन से डरे हुए पता नहीं किस चीज। तकरीब थी लिल्ला जेहलम रोड कैरेज वे का संगे बुनियाद रखने की। लेकिन वजीर आजम ने वहां भी अपोजिशन को लताड़ दिया। आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों चाहते हैं कि जिस दिन से हम आए कहते जी गवर्नमेंट को गिरा दो, आज गई तो कल गई, परसों गई। वो क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि 5 साल के बाद इंशाल्लाह जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, इनको खतरा है कि इनकी सियासी दुकानें बंद हो गई, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। तो मैं हैरान हूं कि ये जो अपोजिशन सारी ये टेक्नोलॉजी का क्यों नहीं वोटिंग के ऊपर इस्तेमाल कर रुके हुए। मुझे हैरत है कि हमारी ऑपोजिशन को पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, मशीन से डरे हुए पता नहीं किस चीज से। टेक्नोलॉजी और भी ऐसी हो गई है कि आप झूठ ही नहीं बोल सकते। वजीर आजम ने मुस्लिम लीग नून पर भी तंज के तीर बरसाए। कौम अगर सिर्फ इलेक्शन का ही सोचे कि अच्छा जी मैंने इलेक्शन जीतना है, अब से लेके तो मैं ये मेट्रो बना दूं ताकि वो 5 साल पहले फिर मैं अरबों रुपया उस पर खर्च करके तो मैं इलेक्शन जीत जाऊं, कौम आगे नहीं बढ़ती ऐसी। हुकूमत जब आई तो क्या हालात थे वो आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर पता चलवाएं कि क्या पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा था, क्या सबसे ज्यादा कर्जे की किस्तें वापस करनी थी किसी हुकूमत को, इस हुकूमत से ज्यादा किसी ने की है? वो कहेगा नहीं। इमरान खान ने दावा किया कि उनके दौर में गुर्बत कम हुई। इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई पाकिस्तान में नहीं सारी दुनिया में महंगाई का सैलाब आया हुआ। जो आजकल लंदन में बैठे हुए हैं और वहां से कहते हैं बार बार दुख इज़हार करते हैं कि देखें पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं, जिधर कानून। अच्छा जी, आपने देखा कि बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज था, बहुत सारी बातें अपने दिल की बातें इमरान खान साहब ने की। सबसे पहले तो जिस तरह आपने देखा कि ऑपोजिशन के ऊपर तंज के और तनकीद के तीर बरसाए, ये एक तरह से जवाबी हमला भी था, बिकॉज ऑपोजिशन भी इस वक्त कोई बार खाली नहीं छोड़ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट जनाब मजहर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम मजहर साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। किस तरह देखते हैं इमरान खान साहब के इस बयान को कि बेशक पूरी दुनिया में महंगाई आई है लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की सबसे जो सस्ती सड़कें हैं, हाईवेज हैं, वो इनके दौरे हुकूमत में बन रही है। कैसे देखते हैं आप इन बयानात को? जी बहुत बहुत शुक्रिया सिद्रा। एक तो मुझे एको हो रहा है बहुत जी, मेरी आवाज ही मुझे वापस आ रही है। आई डोंट नो। So we can hear you well. आप बात कीजिए, we'll trying to fix that. नहीं, you can hear me well, but लेकिन मुझे जो डिफिकल्टी हो रही है वो अपनी जगह है। एनीवे, प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब ये बात कह रहे हैं, जब उस जमाने में नवाज शरीफ साहब थे वो भी इसी तरह की बातें करते थे। अब ये फैक्ट मुझे तो नहीं पता कि ये 35 पर जो फीसद कम पे सड़कें बन रही हैं वो उतनी ही म्यारी बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं। सही। अब मोटरवे हो, मेट्रो हो, ये कंट्रोवर्सी तो चलती रहती है। इम्पोर्टेंट ये है कि सड़कें बन रही हैं। इसका मतलब ये कि सड़कों की अहमियत तो इमरान खान साहब को भी है कि दो ही चीजें जो है वो डेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं, खासतौर पर इंडस्ट्रियलाइजेशन में जी, वो बेहतर सड़कें और बेहतर ट्रांसपोर्ट।
यही अनफॉर्चुनेट, यही हमारे यहाँ जो चीजें हुई हैं मोटर वे पे, बहुत तनकीद है, कुछ तनकीद जायज भी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमारे यहाँ करप्शन बेइंतहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कमीशन है, कल भी करप्शन थी, आज भी करप्शन है, इसमें भी कोई दो ओपिनियंस नहीं। लेकिन ये कि लोगों के लिए अगर आप पूछें, आप मेट्रो पे बैठे हैं पिंडी से इस्लामाबाद तक, तो वो लोग कहते हैं कि होगी, इससे कमीशन भी खाया गया होगा, यकीनन खाया गया होगा। लेकिन मुझे सहूलत है क्योंकि मैं 20 रुपए में ठंडी बस में बैठ के अपने दफ्तर उतर जाता हूँ, मुझे 3 बसें बदलनी पड़ती। बिल्कुल, ये हमारी साइकी है। देखिए, वो इस वक्त जो गवर्नमेंट और अपोजिशन में है, वो हमेशा से होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है, वो जाहिर है अपने आप को बहुत ज्यादा पुरएतमाद शो करती है, चाहे वो उससे पुरएतमाद हो ना हो। और यही एक अच्छी गवर्नमेंट या रूलर्स की निशानी होती है, वो कम से कम उनका एक्सप्रेशन जो हो वो ऐसे नहीं हो कि जिसमें साइन ऑफ नर्वसनेस नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल। मज़हर साहब, आप क्या कहते हैं कि अगर हम इमरान खान साहब की कल की इस स्पीच को देखें, उनके पूरे कैबिनेट के रवैयों को देखें, और जिस तरह आज मुश्तरका इजलास होने वाला है ताकि बिल्स को मंजूर कराया जाए, खुसूसन इन्होंने यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड तरीके से वोटिंग की बात की, बैलेटिंग की बात की, और इसको फिर कह दिया कि जी ऑपोजिशन ट्रांसपेरेंसी से शायद डरती है, किस बात का खौफ है, इनकी सियासी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसमें आपको कितनी डेप्थ नजर आती है? बिकॉज हम और आप भी बात करते हैं, जब भी इलेक्शन आता है हम कहते हैं कि कितने फेयर हैं, कितने ट्रांसपेरेंट हैं। अब ये हुकूमत अगर कोशिश कर रही है कंप्यूटराइज्ड बैलेटिंग की तरफ जाने की, तो फिर क्या वजह है कि उसके खिलाफ हम देखते हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ इज नॉट कन्विंस्ड अबाउट इट? देखिए सिद्रा, कंप्यूटराइज कर ले आप इलेक्शन, बेहतरीन टेक्नोलॉजी ले आए जी। हमारे यहाँ इलेक्शन जो है वो रिग्ड नहीं, मैनेज होते हैं, और कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो मैनेज इलेक्शन को रोक सके। मैं चैलेंज करता हूँ इमरान खान और उनकी हुकूमत को, बहस कर लें इस पे कि पाकिस्तान में इलेक्शन मैनेज हुए हैं कि रिग्ड हुए हैं। 88 के इलेक्शन उठा लें जी। उस वक्त के जो ISI के सरबराह थे जनरल हमीद गुल मरूम, उनके इंटरव्यूज उठा लें कि जी हमने इलेक्शन मैनेज किया, रिगिंग नहीं हुई। ये मुझसे, मेरे पास इंटरव्यू मौजूद है उनका, कि हमने इलेक्शन को सिर्फ मैनेज किया है, हमने रिग नहीं किया। उस मैनेज का नतीजा क्या था? ये बेनजीर भुट्टो साहिबा की पार्टी को, गवर्नमेंट को जो है, पार्टी को 2/3 अक्सरियत ही मिल सके, इसलिए मैनेज कर लिया। 90 का इलेक्शन उठा ले, 90 के इलेक्शन का अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। अफजल खान केस में क्या हुआ? रिगिंग तो नहीं हुई थी, मैनेज हुआ था। सही पैसे दिए गए थे जो एलिगेशन, और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने 90 के इलेक्शन को रिग्ड करार दिया। लेकिन हुआ क्या था कि पोलिंग स्टेशंस पे गड़बड़ नहीं हुई थी, इलेक्शंस को मैनेज किया गया था। आगे इस वक्त आ जाए 2018 के इलेक्शन और 2013 के इलेक्शन, उसमें उठा के देख लें आप कि 2018 में इमरान खान की हुकूमत को एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे आए, लेकिन उनके पास इतनी अक्सरियत नहीं थी कि वो गवर्नमेंट बना सके। सही। लिहाजा उनको जो अलाइज थे, अब उन अलाइज को किसने उनके पास हैंडओवर किया, इसकी तारीख उठा लें, इसमें जाके मालूम कर लें जो अलाइज हैं। लेकिन मज़हर साहब, फिर एक बड़ा गहरा सवाल पैदा होता है, ये जो आपकी स्टेटमेंट है कि हमारे यहाँ इलेक्शंस मैनेज होते हैं, तो फिर ऐसी डेमोक्रेसी में तो फिर पब्लिक ओपिनियन की कोई अहमियत ही नहीं रह गई। अगर हम कहें कि फिर परेशानी किस बात की है कि बेशक महंगाई हो जाए, करप्शन हो जाए, क्यों पब्लिक सेंटिमेंट इंपॉर्टेंट है इस वक्त? अगर ये कहा जाता है, तमाम अपोजिशन जमातें कह रही हैं कि हुकूमत घबराहट का शिकार है, हुकूमत को तेजी लानी पड़ेगी, पब्लिक सेंटिमेंट बदल रहा है उनके खिलाफ क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है, अगर आगे जाके चीजें मैनेज ही होनी है तो फिर दिस शुड नॉट वरी द प्रेजेंट गवर्नमेंट। यही तो प्रॉब्लम है। देखिए, इमरान खान साहब सबसे ज्यादा 2013 से 2018 तक जिसपे सबसे ज्यादा वो अपनी पार्टी की सक्सेस करार देते थे, वो पुलिस रिफॉर्म्स थी जी। कि जी देखिए खैबर पख्तूनख्वा में हमने कैसे पुलिस रिफॉर्म की, देखिए नासिर दुरानी साहब ने कैसा काम किया। सही। फिर क्या हुआ 2018 के बाद? उन्हीं नासिर दुरानी साहब को वो लेकर आए पंजाब में, और वो 3 महीने नहीं चल सके, इसलिए कि वहां पॉलिटिकल कंसिडरेशंस आ गई। सही। वहां इमरान खान साहब ने कॉम्प्रोमाइज किया, तो डिनाई कर दें इस चीज को। क्यों नहीं पुलिस ऑर्डर 2002 जो खैबर पख्तूनख्वा में इंप्लीमेंट हुआ, वो पंजाब में नहीं हुआ?
اس لیے کہ پنجاب میں ان کے اتحادیوں نے اس کی مخالفت کر دی تھی. تو پھر اصول کہاں گیا؟ پھر آپ نے کمپرومائز کیا نا اپنی حکومت چلانے کے لیے. آپ کراچی آ جائیں تو ان کے اتحادی ہیں MQM پاکستان, جا کے پوچھ لیں ان سے کہ ان کو کتنی لبرٹی اور کتنا فریڈم حاصل ہے پالیٹکس کرنے کا. صحیح, آپ کو پتہ چل جائے گا. تو ہمارے یہاں یہ کہنے بیانات بہت خوبصورت دیے جاتے ہیں, ہمارے یہاں تقاریر اس سے زیادہ خوبصورت کی جاتی ہیں, لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے. جو باتیں حکومت کرتی ہے یا جو باتیں اپوزیشن کرتی ہے. اپوزیشن بھی کیا کر رہی ہے سوائے شور شرابے کے, اور کیا کر رہی ہے؟ اپوزیشن کے پاس آپ کے خیال میں اپوزیشن کے پاس کوئی پلان موجود ہے؟ کیونکہ سبھی عام عوام کی ہمدردی کا دعویٰ کہتے ہیں کہ جی عوام کے دکھ میں ہم باہر نکلیں, پاکستان ایسے نہیں چلے گا. جان بچانے والی ادویات سے لے کے اشیاء خرد و نوش سے لے کے اب گیس کا بحران سر پہ منڈلا رہا ہے, بجلی کی پرائسز اوپر جا رہی ہیں. تو یعنی عوام کا دعویٰ کرنے والا اس وقت آپ کو کوئی نظر نہیں آتا. دیکھیے, آپ نے دیکھا کہ کوئی اپوزیشن ہے مہنگائی کے خلاف پورے پاکستان. دیکھیے, مہنگائی کے خلاف تو اسپونٹینیس ریئیکشن ہونا چاہیے. اور اس کے دو طریقے ہوتے ہیں اسپونٹینیس ریئیکشن کے, کیونکہ ہمارے یہاں کنزیومر سوسائٹیز نہیں ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جی اگر مرغی مہنگی مل رہی ہے تو میں مرغی کیوں خریدوں؟ صحیح, نہیں خریدوں, میں سبزی پہ گزارا کر لوں. جی, اگر گوشت مہنگا ہے تو میں گوشت ایک ہفتے نہ کھاؤں, صحیح, کچھ اور کھا لوں. تو ہمارے یہاں وہ سوسائٹی میں بھی ریئلائزیشن نہیں ہے. اس کی دو ہی وجہ ہیں, یا تو یہ کہ آپ کے پاس پیسہ بہت ہے, بلیک منی, آپ جو ہے وہ دکاندار سے تھوڑی بحث کرتے ہیں لیکن پھر اسی قیمت پہ چیزیں خرید لیتے ہیں. بالکل. دوسرا یہ کہ گورننس نہیں ہے. وہ ایڈمنسٹریشن کدھر ہے جس ایڈمنسٹریشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دکاندار جو ریٹیل پرائسز ہیں اس سے زیادہ دے رہا ہے تو اس کو پکڑے, اس کو سزائیں دیں. صحیح نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی مینجڈ ہیں, وہ کمیشن لیتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں گھر, ان کو وہ ایکسٹرا کمیشن دے دیتے ہیں. تو ہمارے یہاں جو سب سے میجر ایشو ہے وہ گورننس کے ایشو ہیں. سر, گورننس کے ساتھ ساتھ آپ نے جیسے خود کہا پبلک ریئلائزیشن کا بھی بہت اہم ایشو ہے. ہم جب جیسے ہم پروگرام میں بیٹھ کے عام عوام کی بات تو کرتے ہیں اور یقیناً لوگ تکلیف میں ہیں, لیکن وہی آپ کی والی بات کہ ان کے بائنگ پیٹرن سے یہ تکلیف کہیں نظر نہیں آتی. اس وقت پاکستان کا کوئی بازار, کوئی دکان خالی تو نہیں ہے, وہاں پہ اس کی بکری اسی طرح سے ہو رہی ہے. تو ون ونڈرز کہ مہنگائی کا اصل جو تکلیف ہے یا اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کہاں پڑ رہا ہے؟ دیکھیے سدرا, ہمیں ان لوگوں کا پتہ ہی نہیں ہے جو اصل میں سفر کر رہے ہیں. صحیح, بالکل صحیح. جو لوگ بسوں میں سفر کرتے ہیں نا, کبھی آپ ان سے گفتگو کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا بالکل کہ ان کی تکالیف کیا ہیں. بالکل. اور آپ نے صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کی جیسے جو ان کی ٹرانسپورٹ موڈ آف ٹرانسپورٹ ہے, صرف ہمیں بسیں اور ٹرینیں بہتر بنانے کی ضرورت تھی, ہم نے وہ بھی نہیں کیا. بالکل صحیح. نہیں مظہر صاحب, ضرورت تو بہت ساری چیزوں کی, آپ کی بات سے میں 100% اگری کرتی ہوں. بہت بہت شکریہ ہمیں صبح کو جوائن کرنے کے لیے. لیکن جیسے آپ نے کہا امپیکٹ کہاں پڑ رہا ہے اس وقت, میں خود ایک 2-3 پبلک ہیلتھ فورمز کا حصہ تھی اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جس انسان کو ڈاکٹر نے اگر کہا ہے کہ دن میں 3 دفعہ ایک دوا لینی ہے, دواؤں کی قیمت جب اوپر گئی ہے وہ صرف دن میں 1 دفعہ کی دوا افورڈ کر پا رہا ہے. اینڈ دیز آر سیکریفائسز جو لوگ روزانہ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. تو اگر ہمیں لگتا ہے کہ جی ریسٹورینٹ سے بھرے ہوئے یا چیزیں ہیں اور ظاہری طور پہ سب کچھ صحیح ہے, آل از ناٹ ویل. بہت شکریہ مظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اور یقیناً اس کا ایک ہی حل ہم اپنے تئیں کر سکتے ہیں انڈیویجولی, کہ اپنی ذرائع آمدن کو بڑھانے کی کوشش کیجیے. اس میں دیکھیے کہ اگر آپ نت نئے طریقے یوز کر سکتے ہیں, کوئی انوویٹو سولوشن آپ کے ارد گرد ہے, آئی وڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ پیپل ٹو اسٹارٹ لوکنگ فار سیکنڈری سورسز آف انکم. اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک.